आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जिसने हमारे इकोनॉमी, ट्रेड और इसेंशियल कमोडिटीज़ के कंट्रोल को एक नया डायरेक्शन दिया। मैं बात कर रही हूँ द कॉन्स्टिट्यूशन थर्ड अमेंडमेंट एक्ट 1954 की। ये अमेंडमेंट सिर्फ एक लीगल टेक्निकलिटी नहीं था, बल्कि इंडिया के सर्वाइवल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का इम्पॉर्टेंट टूल था। चलो सिंपल इंग्लिश में समझते हैं ये अमेंडमेंट आखिर था क्या, क्यों ज़रूरी था और इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर पर इसका क्या इम्पैक्ट हुआ। नाइनटीन 1950s का इंडिया इमेजिन कीजिए। देश नया था, इकोनॉमी वीक थी, फूड शॉर्टेजेस कॉमन थे और इसेंशियल कमोडिटीज़ का डिमांड सप्लाई बैलेंस बिगड़ता रहता था। इस बैकग्राउंड में फूड स्टफ्स, एडिबल ऑयल्स, कॉटन, जूट, फॉडर जैसे प्रोडक्ट्स नेशनल इम्पोर्टेंस रखते थे। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर और इसेंशियल कमोडिटीज़ पर मेजर कंट्रोल स्टेट्स के पास था और पार्लियामेंट सिर्फ तब इंटरवीन कर सकती थी जब आर्टिकल 369 के टेम्पररी पावर्स एक्टिव हों, जो सिर्फ 5 साल के लिए दिए गए थे। 1954 तक आर्टिकल 369 एक्सपायर हो चुका था। अब सवाल ये था, इसेंशियल कमोडिटीज़ का नेशन वाइड कंट्रोल यूनियन के पास कैसे रहे और क्या बिना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ये पॉसिबल था? जवाब बिल्कुल नहीं। थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने एक मेजर काम किया। एंट्री 33 को रीराइट करके इसेंशियल कमोडिटीज़ को कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया। यानी अब सेंटर और स्टेट्स दोनों फूड स्टफ्स, ऑयल सीड्स, रॉ कॉटन, रॉ जूट, फॉडर जैसे आइटम्स पर लॉज बना सकते थे। अमेंडमेंट के पहले एंट्री 33 बोलता था सिर्फ यूनियन कंट्रोल्ड इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्ट तक लिमिटेड रहेगा, लेकिन अमेंडमेंट के बाद एंट्री 33 में डायरेक्टली इंक्लूड हो गए थे फूड स्टफ्स एंड एडिबल ऑयल्स, कैटल फॉडर, रॉ कॉटन, कॉटन सीड्स और रॉ जूट। इसका मतलब इसेंशियल कमोडिटीज़ को सेंटर भी रेगुलेट करेगा और स्टेट भी, लेकिन हार्मनी के साथ। मिनिस्टर टी कृष्णमाचारी ने जब बिल इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने एक सिंपल लॉजिक दिया। इसेंशियल कमोडिटीज़ पर सिर्फ स्टेट्स का कंट्रोल इनफ नहीं है। नेशन वाइड सप्लाई डिमांड को बैलेंस करने के लिए सेंट्रल कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। और ये 4 चीज़ें स्पेशली इम्पॉर्टेंट थीं: फूड सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स, इन्फ्लेशन कंट्रोल, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस स्टेट्स। अगर सेंटर के पास पावर नहीं होती तो एक स्टेट की पॉलिसी दूसरे स्टेट पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती थी। इसीलिए यूनियन गवर्नमेंट को इसेंशियल कमोडिटीज़ रेगुलेट करने का डायरेक्ट अथॉरिटी चाहिए था, जिसे थर्ड अमेंडमेंट ने लीगली इंश्योर किया। ये बिल कैसे पास हुआ? 6 सितंबर 1954 को लोकसभा में ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ। जॉइंट कमेटी ने रिव्यू किया, फिर राज्यसभा ने 28 सितंबर 1954 को पास किया। क्योंकि ये अमेंडमेंट स्टेट्स की लेजिस्लेटिव पावर्स को अफेक्ट करता था, इसलिए आर्टिकल 368 के हिसाब से स्टेट रैटिफिकेशन भी कंपलसरी था। कुछ ऐसे स्टेट्स जिन्होंने रैटिफिकेशन दिया वो थे राजस्थान, पंजाब, पेप्सू, सौराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मद्रास, बिहार और वेस्ट बंगाल। फाइनली प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 22 फरवरी 1955 को असेंट दिया और अमेंडमेंट सेम डे एनफोर्स भी हो गया। इस अमेंडमेंट के कुछ इम्पैक्ट्स भी थे, जैसे सेंटर को स्ट्रॉन्गर रेगुलेटरी पावर मिल गया, इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 बन गया, फेडरल स्ट्रक्चर को भी रीडिफाइन किया गया और नेशनल इकोनॉमी को स्टेबलाइज किया गया और मार्केट मैनिपुलेशन और ब्लैक मार्केटिंग कंट्रोल हुआ। तो एक लाइन में समझते हैं, थर्ड अमेंडमेंट ने इसेंशियल कमोडिटीज़ को सेंटर के स्ट्रॉन्ग कंट्रोल में लाकर इंडिया के फूड सिक्योरिटी और इकोनॉमी को स्टेबल बनाया। इसके बिना नेशन वाइड रेगुलेशन पॉसिबल ही नहीं था। तो ये था थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का कंप्लीट ब्रेकडाउन। एक टेक्निकल लगने वाला अमेंडमेंट जिसने एक्चुअली इंडिया की इकोनॉमिक बैकबोन को स्ट्रॉन्ग किया। तो अब तुम्हारा काम है लाइक करना, कमेंट करना और बिना सब्सक्राइब किए जाना नहीं है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।